आज हम बात करेंगे कि भाई एलएसी के बारे में, है ना। एलओसी सभी लोग सुने होंगे, भारत और चीन। इसको यहाँ लगा लो क्या। हाँ, तो आज जो है हम बात करेंगे एलएसी के बारे में। एलएसी मतलब हम लोग एलओसी सुने। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा है, जैसे यहाँ पर देखो क्या है ना, ये भारत है और ये पाकिस्तान का सीमा है, जिसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही क्या है, भारत और चीन के बीच में क्या है, सीमा है, जिसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ अफगानिस्तान है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी रेखा है, जिसको डूरंट रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबको कंपटीशन में पूछ सकता है। अभी देखिए क्या है ना कि भारत और चीन के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया था, और चीनी लोग अंदर तक आ गए हैं, यहाँ कश्मीर में जो है अंदर तक आ गए हैं। तो यहाँ पर एक नया सीमा रेखा बनाया गया है। मतलब ये जो था हमारा मैकमोहन रेखा, इसका एक प्रकार से बोल सकते हैं अस्तित्व खत्म हो गया है, बस नाम चलता है मैकमोहन रेखा ऐसे करके। अभी ये चीनी लोग कहाँ गए हैं, अंदर में आ गए हैं। और यहाँ पर एक नया बॉर्डर बना है, जिसको बोलते हैं LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और वैसे ही यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ये सीमा लगभग आधा खत्म हो गया है ना। इस तरह पाकिस्तानी लोग पूरा ये गिलगित बल्टिस्तान वाले इलाके को कब्जा कर लिए हैं, ये कुपवाड़ा तक लगभग आ गए हैं लोग। और कुपवाड़ा के ऊपर से क्या है, एक और सीमा बनता है पाकिस्तान के साथ हमारा, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब LOC बोलते हैं, LOC। तो आज हम बात करेंगे LAC के बारे में। LAC में PLA को देखा गया है। PLA मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चीन की एक सेना है, जो कम्युनिस्ट सरकार से प्रभावित है, कम्युनिस्ट सरकार के हिसाब से वो काम करती है। PLA ना, पीपल लिबरेशन आर्मी, उन लोगों को यहाँ पर देखा गया है ना, LAC। अब यहाँ पर समझिए, है ना, इसको हम समझते हैं पूरा डिटेल से। अभी देखो क्या है ना कि अभी न्यूज़ में बता रहा है कि यहाँ पे LAC वाले जगह पर 8 जगह पर ये जो चीन है, ये आर्मी और एयर बेस बनाया है, और यहाँ पर मिसाइल भी तैनात किया है, और लगभग 50,000 सैनिक यहाँ पर तैनात किया है, जो कि गलत है। भाई सीमा पर सैनिक बढ़ने का मतलब क्या होता है कि वो जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है। सीमा पर सैनिक नहीं होना चाहिए, केवल कुछ सैनिक हो जो कि केवल वहाँ देख रेख करे कि कोई यहाँ से यहाँ मत आए, यहाँ से वहाँ मत आए। सैनिक बढ़ाने का मतलब यही होता है सीधा सीधा सामरिक महत्व। सामरिक महत्व मतलब रक्षा संबंधित चीजों को हम सामरिक बोलते हैं। तो सीमा में अगर सेना बढ़ा दिया गया, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब क्या है, वो अपना ताकत दिखाना चाहता है, वो युद्ध के फिराक में है। तो यहाँ पर किसने क्या कर दिया है, अपनी सेना सैन्य बल को बढ़ा रहा है, जो चीन है वो। अब देखो क्या है कि अभी कुछ समय पहले, है ना, कुछ समय मतलब बहुत समय नहीं, लगभग कुछ महीने पहले, हफ्ता होगा शायद, 1 महीना भी नहीं होगा। यहाँ पर ये जो लोग हैं, है ना, उत्तराखंड का एक तो गांव है, बॉर्डर से लगा हुआ, चीनी बॉर्डर से लगा हुआ। वहाँ पर वो अपने बॉर्डर को पार करके वो भारत की सीमा को पार कर लिए थे चीनी सैनिक। कुछ चीनी सैनिक थे, वो उत्तराखंड में, ये वाला जो हमारा है ना, ये उत्तराखंड में ये तिब्बत तरफ से घुसते हुए ये जो है बॉर्डर को पार कर दिए, और यहाँ पर ये जो है अंदर आ गए थे, और लगभग कुछ घंटे तक वहीं पर रुके थे, फिर वापस चले गए। तो ये इस प्रकार के कृत्य करना, है ना, और इस प्रकार का एक प्रकार से दुस्साहस करना, मतलब ये फिर क्या बोलना चाहते हैं, है ना, चाइनीज लोग, मतलब कि एक प्रकार से अपना ताकत दिखा रहे हैं हमको और प्रेरित कर रहे हैं युद्ध के लिए ये लोग। जबकि शांति व्यवस्था हमारे यहाँ, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनका विदेश नीति था कि हम अपने पड़ोसी देशों से हमेशा मैत्री संबंध बनाए रखेंगे, किसी के साथ जबरदस्ती पहले से नहीं उलझेंगे। इधर से ये गोली चलाता है पाकिस्तान, तब इधर से हम गोली चलाते हैं, ये इधर से, ऐसे भारत और चीन के बीच कभी गोली नहीं चलता, इसको याद रखना है ना। पाकिस्तान ने गोली चलाया, सीज फायर का उल्लंघन किया, पाकिस्तान को एकदम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो बेईमान है ना। उसको मतलब उसका जो वो है ना, मोहम्मद साहब भी आके बोल देगा ना उसको कि भाई ये मेरे नियम को मानो करके, तो भी पाकिस्तानी लोग नहीं मानेंगे,
ऐसे टाइप के आर्मी लोग हैं वो लोग। इन लोग के साथ भी संधि हुआ है भारत का पाकिस्तान के साथ, सीज फायर है ना, और इन लोग के साथ भी संधि हुआ है। लेकिन ये चलो ठीक है, मान रहे हैं थोड़ा सा। देखो ये जो कार्यवाही हम लोग देख रहे हैं ना कि भाई LAC में क्या हो गया, 50,000 सैनिक आगे 8 जगह सैन्य बेस बनाया गया है। ये कार्यवाही मतलब हमारा जो गलवान हमला था उसके 17 महीने के बाद, गलवान हमला कब हुआ था, 2020 में, 2020 में गलवान हमला हुआ था, लगभग 15 जून 2020 में। तो लगभग 17 महीने के बाद फिर से क्या हो रहा है, सैनिक जो चीनी सैनिक है अपना थोड़ा एक्टिविटी दिखा रहे हैं वहाँ पर। और एक्टिविटी, ये सामरिक जो एक्टिविटी होता है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। इससे क्या हो जाता है, दोनों तरफ जो है भय बढ़ जाता है, डर बढ़ जाता है युद्ध का। भाई युद्ध होगा तो उस देश का भी नुकसान होगा, हमारे देश का भी नुकसान होगा, वहाँ की जनता और हमारे देश की जनता भी परेशान होगी। नेताओं को क्या है, नेता लोग युद्ध करा देते हैं, सैनिकों को थोड़ी शौक है भाई युद्ध करने का, वहाँ के भी सैनिक लोग को शौक नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ PLA पीपल लिबरेशन आर्मी, वो किसके अंडर में रहता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की जो, तो कम्युनिस्ट पार्टी बोलेगा तो वो आ जाएगा, बॉर्डर में खड़ा हो जाएगा। तो शौक किसी को नहीं रहता। ये सब क्या है, नेतागिरी है सारा चीज। सैनिक लोग बॉर्डर में मरते हैं, बेरोजगारी के कारण जनता घर में मरती है, और ये नेता आराम से बैठ के खाते रहते हैं। और जब पोस्ट खत्म हो जाता है, 5 साल चुनाव अगर जीत गए तो फिर से खाते हैं, और हार गए तो जो बचा हुआ पैसा है उसको खाते हैं, और फिर जनता को भी खिलाते हैं चुनाव के समय, फिर जीत जाते हैं। तो युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता है ना, युद्ध जो है अंतिम समाधान नहीं है। भाई सामने वाला कमजोर है, हम मजबूत हैं, ये पता करने का और कई तरीका है और कई रास्ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1996 में, है ना, नवंबर 1996 में हमारे यहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो चाइना गए, और चाइना के प्रधानमंत्री वहाँ जो थे ना, प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, उसको कहा कि देखो युद्ध करने से किसी का ताकत पता चलता है क्या नहीं चलता है। ऐसे में तो किम जोन जो है वो है ना, वो उत्तर कोरिया का, वो तो इसको डरा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका का इतना बड़ा राष्ट्रपति, उसको डरा दिया था। युद्ध से किसी का पता नहीं चलता। भाई तुम इतना छोटा सा परमाणु बम फोड़ोगे तो भी मरेगा वहाँ का आदमी, और इतना बड़ा परमाणु बम फोड़ोगे तो भी वो देश बर्बाद होगा। भाई जहर थोड़ा सा खाओ चाहे ज्यादा खाओ, आदमी तो मरना ही मरना है। तो युद्ध से पता नहीं चलता है ना, तुम्हारे पास थोड़ा जहर है, हमारे पास ज्यादा जहर है, लेकिन मरेंगे तो दोनों लोग। तो ये सब सही नहीं है। ये सारी चीजों को समझाने के लिए जो है हमारे यहाँ की तत्कालीन उस समय 1996 में जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो कहाँ गए, चाइना गए, और चाइना जाकर के उन्होंने क्या किया, बात किया कि ये बॉर्डर में जो सैनिक लोग होते हैं, है ना, ये बॉर्डर में जो सैनिक लोग होते हैं, 3 जगह बॉर्डर है हमारा। यहाँ पर क्या है, एक ये वाला जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, और एक सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश, 3 जगह बॉर्डर है। तो बॉर्डर में जो सैनिक लोग होंगे, चाहे भारत के सैनिक हो चाहे चीन के सैनिक, वो लोग बंदूक नहीं रखेंगे, है ना, बंदूक नहीं रखेंगे। ये दोनों के बीच में संधि हुआ है। जैसे बड़े अधिकारी हैं, सैनिक अधिकारी है ना, सैन्य ऑफिसर है वो, तो वो रिवॉल्वर रखेंगे, है ना, छोटा सा रिवॉल्वर अपने रैंक के हिसाब से, उसका जितना बड़ा पद है उसके हिसाब से वो रिवॉल्वर छोटा सा रखेंगे, लेकिन उसको जेब में रखेंगे जिसका नली जमीन के तरफ रहेगा। कभी भी एक दूसरे की तरफ गलती से भी बंदूक का जो नोजल होता है उसको नहीं दिखाएंगे, और सैनिक लोग तो बंदूक रखेंगे ही नहीं। इसी कारण जैसे गलवान हमला हुआ था ना, गलवान घाटी में, तो वहां पर क्या हुआ था, सैनिक झड़प बताते हैं। झड़प मतलब कि वो हाथापाई मारपीट हुआ था। अब उसमें ध्यान देना, हम लोग कई प्रकार से बोल देते हैं, है ना, कि भाई उसके इतने सैनिक मारे गए, वो छिपा रहा है ऐसे करके, उसके बारे में पता नहीं। लेकिन एक वेबसाइट है ना, न्यूज़ का जो बहुत ही प्रतिष्ठित वेबसाइट है, उसमें बताया गया है कि जो गलवान हमला हुआ था ना, उसमें भारत के 20 सैनिक और चीन के 5 सैनिक मारे गए। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है हमको थोड़ा चीन का जो है ना, एक पीठ पीछे हमला करने वाला जो उसका नीति है, अचानक आके हमला कर दिया, उसके लिए हमको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा और थोड़ा अपडेट भी होना पड़ेगा। भाई सामने वाला अचानक हमला किया, हम तो हमला करने नहीं गए हैं, गलवान हमला हमारे कारण नहीं हुआ है, तो भाई कोई आदमी आएगा तो तैयारी के साथ आएगा ना, और तैयारी के साथ आएगा तो उसके लोग कम मरेंगे। तो भारत के 20 लोग मरे, भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, और वहाँ के जो है 5 सैनिक लोग जो है 5 सैनिक मरे थे वहाँ।
तो गलवान हमले के बाद 17 महीने के बाद पहली बार ये एक्टिविटी हमको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। देखो ये जो चीन के साथ समस्या है भारत का, भारत चीन सीमा विवाद, वो केवल भारत चीन सीमा विवाद नहीं है, ये चीन के साथ जो है ना, ये नक्शे में आप देखिए, चीन के साथ पूरे आसपास के देशों को अगर हम देखते हैं तो 21 देश अपना सीमा लगाता है चीन के साथ। मतलब चीन के किनारे में 21 देशों की सीमा लगती है और सभी के सभी 21 देशों के साथ उसका सीमा विवाद है। भाई एक आदमी का अगर गलती है, मान लो जाए भारत और चीन हमारे बीच झगड़ा हो रहा है, तो हो सकता है हमारी गलती है, लेकिन पूरा 21 लोग बोल रहे हैं कि चीन ही गलत है करके। देखो क्या हुआ था, समझो है ना, 1912 में है ना, तिब्बत क्या था, स्वतंत्र था, और वहाँ के जो प्रमुख थे है ना, वहाँ के जो प्रमुख थे उस समय दलाई लामा है ना। अब उस समय सोचो ये दलाई लामा 1912, अभी तो देखो इतना समय हो गया, अभी तो 100 साल से भी ज्यादा साल हो गया होगा फिर दलाई लामा को ऐसा है ना। दलाई लामा का उम्र अभी 85 साल है, उस समय दूसरा था, जैसे अपन बोलते हैं ना महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ, तो आने वाले जितने लोग हैं वो सब विक्टोरिया एलिजाबेथ है, 1 2 3 ऐसा लिखते हैं, एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ द्वितीय, ऐसे टाइप से लिखते हैं। तो उस समय भी ये दलाई लामा थे। ये जो है दलाई लामा, ये भी धर्म गुरु है ना, बौद्ध लोगों के धर्म गुरु हैं, और ये दूसरे हैं है ना, ये 85 साल के हैं। तो उस समय जो थे बौद्ध धर्म गुरु तिब्बत में जो रहते थे, उन्होंने क्या किया था, तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित किया था। कब? 1912 में। उस समय चीन ने कुछ नहीं कहा, उस समय चीन ने जो है वहां पर कोई मतलब कि अपना विवाद खड़ा नहीं किया। और 1914 में ब्रिटेन ने क्या किया था, चीन तिब्बत को मतलब मान्यता भी दिया था कि हाँ तिब्बत स्वतंत्र है, और उसका सीमा भी बना दिया था कि ये सीमा है, कौन सा सीमा, मैकमोहन रेखा एक्चुअल में भारत और चीन के बीच सीमा नहीं है, वो भारत और तिब्बत के बीच सीमा है ना, जिसको ब्रिटेन मैकमोहन है ना, एक मैकमोहन नाम के अंग्रेज अधिकारी वो प्रमुख थे, उसमें लीडर थे वो रेखा को खींचने में, इस कारण उसी के नाम पर मैकमोहन रेखा रखा गया। तो वो मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत की सीमा रेखा है, और उस समय चीन ने कुछ नहीं कहा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते गया और 1950 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, बहुत सारे देश आजाद हो गए और सब अपने पैरों पर खड़ा हो गए। तो चीन में भी क्या हुआ, चीन भी आजाद हुआ और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई। और चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई तो कम्युनिस्ट सरकार में ये देखने को मिला कि कम्युनिस्ट सरकार थोड़ा विस्तारवादी विचारधारा का, अपने देश की सीमा को बढ़ाना है। भाई अपने देश, मैं चीन को ये बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपने सीमा को मत बढ़ाइए, आप अपने जनसंख्या को कम कीजिए। क्योंकि भाई जब क्या होता है कि सोते समय प्रॉब्लम होता है ना, और पैर जो है चद्दर के बाहर चले जाता है तो चद्दर नहीं बढ़ता है ना, पैर को चद्दर के अंदर लाना पड़ता है। तो आप अपने चादर को मत फैलाओ, आप अपने पैर को अंदर ले जाओ। अपनी इतना सारा जनसंख्या बढ़ा लिए हैं वहां पर, वो उसको कम करो, जनसंख्या कम करो, दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो? जनसंख्या खुद बढ़ा रहे हैं और दूसरे आसपास के जितने 21 देश हैं उसके कारण सब परेशान हो रहे हैं। सॉरी हाँ, कम्युनिस्ट सरकार जब आई चीन में तो उसने तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। मजबूरीवश वहां पर से दलाई लामा वहां से निकल गए है ना, और भारत में आ गए, जो कि चीन के लिए एक बहुत बड़ा हार था। इसी कारण एक प्रकार से बोलते हैं चीन, एक प्रकार से ये भी एक कारण है कि वो भारत से थोड़ा चिढ़ता है, क्योंकि वो चीन में हमला क्यों किया था। चीन में पूरा क्या रहते हैं, बौद्ध लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, और बौद्ध का जो उत्पत्ति है वो भारत से हुआ है, ठीक है। बौद्ध लोग रहते थे तिब्बत में, तो एक बड़ा सा क्षेत्र है ना तिब्बत का जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो कहाँ जाएगा, चीन में आ जाएगा करके वो हमला कर दिया। लेकिन भाई मंदिर को जीत लिया लेकिन भगवान ही भाग गया। तो वैसे ही जो दलाई लामा है वो भाग गए, कहाँ पर आ गए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, वो आ गए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर देखो मिलेगा धर्मशाला, यहीं पर दलाई लामा का क्या है, कुटिया है, वहीं रहते हैं। कई लोग देखने के लिए जाते हैं ना, जैसे धर्मशाला जाओगे ना तो उसको देखते हैं दलाई लामा की कुटिया को, किस्मत अच्छा रहता है ना तो दलाई लामा भी दिख जाता है, बहुत महान व्यक्ति है दलाई लामा, वो भारत आ गए। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1951 में तिब्बत
और चीन के बीच में क्या हुआ, साइन हुआ, जिसके तहत क्या हो गया, वो सिग्नेचर, वो हस्ताक्षर के बाद तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा बन गया। तो चीन के लोग वो जो समय है ना, जिस दिन ये हुआ था घटना, उसको वो लोग शांति के रूप में मानते हैं, शांति दिवस मनाते हैं, लेकिन तिब्बत के लोग उसको काला दिवस मनाते हैं। वैसे देखो ये जो हमारा चीन है, वो चीन जो हमारा नेपाल है, वो नेपाल वाले इलाके को भी है ना, ये चीन जो है ये नेपाल वाले बॉर्डर को भी क्या करते जा रहा है, धीरे धीरे घेरते जा रहा है, अंदर की ओर आते जा रहा है, नेपाल की भी जमीन को हड़प रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो नेपाल के जो लोग हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़कों में उतर करके कि भाई चीन अतिक्रमण को क्या करो, दूर करो करके। ये सब स्थिति नेपाल के प्रधानमंत्री, अब नेपाल का प्रधानमंत्री क्या कर सकता है अकेला आदमी, लेकिन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, ये भारत के साथ अच्छे से संबंध अपना स्थापित कर सकता है। ऐसे नेपाल और भारत के बीच में अच्छा संबंध है, लेकिन अभी कुछ समय क्या हो गया है, अभी कुछ एक आध साल में भारत और नेपाल का जो संबंध है ये धीरे धीरे बिगड़ रहा है, पहले जैसा नहीं रह गया। अगर ये इससे दुश्मनी कर लेगा और ये तो दुश्मन है, ये तो मतलब किसी का नहीं है, वो तो एक प्रकार से बोल सकते हैं मगरमच्छ है, वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, ऐसे टाइप का है ये चीज। तो ये कहाँ बचेगा, फिर नहीं बचेगा ना। इसका बचने का एक ही रास्ता है, या तो क्या करे, या भारत के साथ मिल करके अपना आत्मसम्मान बचा ले, या तो फिर नेपाल क्या करे, चीन को समर्पण कर दे अपने आप को। हाँ भाई, जैसे तिब्बत को ले लिया ना, ले मेरे को ले ले, या तो हार मान जाए या तो फिर थोड़ा लड़े हमारे साथ मिलकर। एकजुटता नहीं है ना, ये तो बेवकूफ है, यहाँ पर अपने जमीन को देते जा रहा है चीन को और इसके साथ दुश्मनी कर रहा है। एक प्रकार से ऐसा हमारे परिवारों में भी देखने को मिलता है। आपका जैसे अपने परिवार का कुछ भला होते रहेगा ना, वो अपना पैसा लगा करके उसको क्या करेगा, नहीं उसका भला नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप IAS कलेक्टर बन गए तो सबको पसंद आएगा, आपके जो फैमिली रिलेटिव है ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये ऐसे लोग हैं, पता है। एक समय में भारत का ये हिस्सा था, आज ये चीन को अपना सारा संपत्ति दे दे करके ये भारत के लिए दुश्मन खरीद रहा है, और ये खुद बहुत बड़े समस्या में पड़ गया है। ये खुद अपना देश नहीं बचा पा रहा है और दूसरे का नुकसान करूंगा सोचता है। मतलब ऐसे टाइप के भी कम बुद्धि वाले जड़ बुद्धि लोग रहते हैं, है ना। ऐसे भी जड़ बुद्धि वाले देश हैं। जड़ बुद्धि वाला आदमी सुना था, जड़ बुद्धि वाला देश है ये पाकिस्तान। थोड़ा समझदारी है ना, ये भारत है, ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका एकजुट हो जाएंगे ना, इतने सारे देश जब एकजुट हो जाएंगे ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अकेला कितना लड़ेगा, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। 1965 के बाद और बहुत सारा छोटा मोटा झड़प हुआ था, उसमें भारत जो है लगातार अच्छा जवाब देते आया है। बहुत बड़ा महाशक्ति बन रहा है चीन बोलते हैं, लेकिन फिर भी भारत के सामने तो टिकता नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1996 में जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो चीन जाकर के समझौता किए थे कि जो बॉर्डर में जितने भी सैनिक लोग होंगे ना वो बंदूक नहीं रखेंगे, और इसी कारण जब भी भारत और चीन के बीच में झगड़ा होता है तो लाठी डंडा वगैरह से होता है। तो हमारे 20 सैनिक जो मारे गए हैं ना, तो वैसे ही मारे गए। वो एक तो डंडा रखे थे, खीला लगा वाला डंडा, उसमें खीला लगा था, उसी से मारे ना, तो वो लोग घायल हो गए बहुत, और इसके कारण वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। ये स्थिति। तो देखो यहाँ पर एक बार हम क्या करते हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ईयर वाइज ये चीन क्या क्या कांड करते आया है इसको हम लोग समझते हैं। 1950 में ये तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और 1960 में मतलब 1960 में 1960-59 में लगभग ये चीन क्या बोला है ना, चीन का जो राष्ट्र प्रमुख था झाओ एनलाई, वो झाओ एनलाई हमारे यहाँ के राष्ट्र प्रमुख मतलब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलता है कि चलो यार एक बॉर्डर बनाते हैं, है ना, भारत और चीन का। पहले कोई बॉर्डर नहीं होता था भारत चीन के बीच में, है ना, पहले कोई बॉर्डर नहीं होता था। यहाँ पर बस एक तो रहता था, हाँ ठीक है उस तरफ चीन है, गाँव पार करोगे तो चीन लग जाता है। ऐसे कभी रहता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर है क्या? नहीं, यहाँ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर क्या है ऐसे ही, तो वहाँ पर जो चीन का जो राष्ट्र प्रमुख है झाओ एनलाई, वो क्या बोलता है कि चलो अपन क्या करते हैं, एक तो बॉर्डर बनाते हैं भारत और चीन के बीच में। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं अच्छी बात है, चलो बना लेते हैं, आपका जगह आपके पास रहेगा, हमारा हमारे पास रहेगा, हम तो यही चाहते हैं शांति व्यवस्था बनी रहे। तो यहाँ पर एक बॉर्डर बनाया गया।
जिसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन फिर क्या किया, उसी चीन ने क्या कर दिया, अपने ही बॉर्डर को तोड़ दिया। कहने का मतलब 2-3 साल के बाद 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और बॉर्डर को क्रॉस कर दिया और भारत में अंदर सीमा तक आ गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने भी बहुत बहादुरी के साथ उससे युद्ध किया, जिसके कारण वो जो सैनिक लोग हैं चीन के, वो 20 किलोमीटर पीछे चले गए थे। वो बॉर्डर से 20 किलोमीटर पीछे चले गए, आप यहीं खड़े रहेंगे, बॉर्डर के पास भी नहीं जाएंगे बोलने लगे। अब इसके बाद ये समस्या धीरे धीरे क्या होने लगी, फिर कभी हार मान जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, फिर लड़ने आ जाते हैं, मतलब ये शांत नहीं बैठ रहा है। 1967 में देखो यहाँ पर है ना, सिक्किम में आ गए थे ये लोग। सिक्किम में नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है पूछता है ना पेपर भूगोल में, तो सिक्किम में क्या है, यहाँ पे भारत और चीन की सीमा पर क्या है, नाथुला दर्रा है। इसी नाथुला दर्रा के माध्यम से ये फिर से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे, वहां पर से भी हमने फिर उसको हटाया, वहां से भगाया। अब यहाँ पर फिर क्या किए, 1987 में यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में वो वहां पर से घुसने की कोशिश करने लगे। सोंगदोरुंग चू वैली एक जगह है ना, सोंगदोरुंग चू वैली, यहाँ पर उसी जगह से ये लोग क्या करने लगे, अंदर भारत में घुसने लगे। हमने वहां से भी उसको हटाया। तो मतलब ये लोग का समस्या क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। जनसंख्या इतना बढ़ा दी है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो दूसरे जमीन को जीतने के बजाय अपने जमीन में क्या करो, लोगों की संख्या को कम करो। ये सारी स्थिति है, उसके बाद बड़ा समस्या है। अब देखो ये हमने देख लिया 1962 में यहाँ पर युद्ध हुआ था लद्दाख में, 1967 में यहाँ पर नाथुला दर्रा में हुआ था, और 1987 में यहाँ सोंगदोरुंग चू वैली मतलब अरुणाचल प्रदेश में युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में। अब देखो फिर क्या होता है, 2017 में डोकलाम विवाद। डोकलाम कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है, ये क्या है हमारा, ये भारत चीन और ये तीनों का जो बॉर्डर बनता है ना, चीन का बॉर्डर है, भारत है, तीनों का जो ज्वाइंट है, यहीं पर क्या है हमारा डोकलाम है। और इसी डोकलाम में वो लोग हमला कर दिए थे 2017 में, डोकलाम विद्रोह हुआ था, डोकलाम विवाद। और फिर इसके बाद 2020 में 15 मई 2020 में ये लोग कहाँ पर आ गए, गलवान घाटी में आ गए। गलवान घाटी यहाँ लद्दाख के पास है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं से जहाँ जगह मिल रहा है वहां से वो लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जनसंख्या हो गया है ना वहां पर। वहां पर देखो क्या होता है ना, चीन में ये कहा जाता है कि वहां पर ना रेलवे में एक अलग से पोस्ट होता है। जैसे रेलवे में तुम लोग हमारे यहाँ सुने होंगे, एक जन ड्राइवर होता है ना, और एक जन टीटी होता है, और एक गुड गार्ड होता है रेलवे में, गुड्स गार्ड। रेलवे पुलिस होता है, RPF जिसको बोलते हैं। वहां पर एक और पोस्ट होता है रेलवे में चाइना में, वो क्या होता है, वो धकेलने का काम करता है। क्या धकेलने का, आदमियों को धकेलने का। जैसे कि क्या हो गया ना, ट्रेन रुक गया, बहुत भीड़ हो जाता है चाइना में, तो वो एक रेलवे का अधिकारी क्या करेगा, सबको ऐसे धक्का दे दे करके पूरा अंदर में भरेगा उसको, और एकदम धक्का देके ऐसा पैर से उसको अंदर दबा के गेट को बंद करेगा। वो ऐसा रहता है, पता है चाइना में बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़। तो एक अलग से पोस्ट निकाला है चाइना ने, धकेल अधिकारी। और धकेल अधिकारी का क्या काम होता है, जब ट्रेन रुकता है ना, तो जितने पैसेंजर होते हैं उसको एकदम ऐसे भर भर के गोली जैसे धकेल के भरते हैं ना, वैसे ही भरता है, और ऐसा पैर में लात में ऐसा उसको दबा करके उसको गेट को बंद करता है। ये स्थिति है वहाँ का। अपना एक भाई, जैसे हमारे यहाँ एक समय इंदिरा गांधी ने वहाँ पॉपुलेशन को कम करने के लिए अपना एक बढ़िया योगदान दिया था। ऐसा कुछ क्रांतिकारी मतलब सोच के साथ अपने यहाँ के पॉपुलेशन को कम करना चाहिए उसको, ना कि अपने पॉपुलेशन को बढ़ा के बाकी के 21 देशों को परेशान करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चाइना जो है बहुत ज़्यादा पूरे विश्व के लिए एक प्रकार से गले का हड्डी बन गया है। अमेरिका भी पसंद नहीं करता इसको, इसकी विस्तारवादी नीति, इसका व्यापार वगैरह, व्यापार करने का जो नियम है इसका। जिस देश में इसका व्यापारी लोग कदम रखते हैं उस देश के व्यापारी बर्बाद कर देता है। पता है हमारे देश में जैसे कि कोई आदमी, ये जितना मोबाइल हम लोग रखे हैं ओप्पो वीवो वगैरह, तो सारा चाइनीज मोबाइल तो है, हमको पता भी नहीं है क्या चाइनीज मोबाइल होता है। मतलब जिस देश में इसके व्यापारी लोग कदम रखते हैं ना, बिल्कुल मतलब ये व्यापारी लोग एक प्रकार से क्या है, बेकार किस्म के है ना, मनहूस टाइप से, वहाँ के व्यापारियों को बर्बाद कर देते हैं, पूरा व्यापार को गिरा देते हैं। इतना चाइनीज प्रोडक्ट आ जाएगा ना कि उस देश का जो स्वदेशी प्रोडक्ट है वो वहाँ नाम भी नहीं जानेगा। अभी मैं बोलूँगा दो इंडियन मोबाइल का नाम बताओ, नहीं बता पाओगे।
तुम बोलोगे नोकिया सैमसंग यहाँ का थोड़ी है, तो बाहर का जो पहले चलता था आज तो वो भी बर्बाद हो गया। तो ये भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन की सीमा बनाती है। कहाँ पर है LAC? तो एक है यहाँ पर हमारा है ना, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है। और एक LAC कहाँ पर है? ये जो है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले इलाके में। एक LAC कहाँ पर है? ये जो है सिक्किम वाले क्षेत्र में। एक LAC यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो LAC 3 भागों में बटा है, एक यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक सिक्किम, एक अरुणाचल प्रदेश। हम लोग बोलते हैं भारत और चीन को कौन अलग करता है? मैकमोहन रेखा। एक्चुअल में मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत को अलग करता था पहले, भारत और तिब्बत को, लेकिन तिब्बत अब किसके कब्जे में आ गया? चीन के कब्जे में आ गया। तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर तिब्बत होता था, चीन यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाता था अपना। अब क्या है, तिब्बत चीन के कब्जे में आ गया है, तो चीन डायरेक्ट भारत के साथ बॉर्डर बनाता है। कई बार वो समस्या भी क्रिएट कर देता है, जैसे हमारे यहाँ के सब लोग भक्तों लोग जाते हैं ना कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, वहां पर भी वो समस्या खड़ा कर देता है कई बार। तो कहने का मतलब क्या है, एक अच्छा पड़ोसी नहीं है ये, एक आदर्शवादी देश नहीं है ना। पैसा ही कमाना सब चीज नहीं होता भाई। वहां पर हम जहाँ पर रह रहे हैं वहां पर थोड़ा इमेज भी बनाना चाहिए अपने, एक साथ मिल करके चलेंगे। फिर क्यों बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम? ग्लोबलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है वसुदेव कुटुंबकम। अभी ग्लोबलाइजेशन अभी अभी आया कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले वसुदेव कुटुंबकम बोल दिया गया है। मतलब ग्लोबलाइजेशन करो, पूरा विश्व क्या है, एक परिवार जैसा है। पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है इसको समझो, है ना। पहले क्या होता था, अपने यहाँ का प्रोडक्ट केवल अपने यहाँ बिकता था, बाहर में जो प्रोडक्ट है हमको पता ही नहीं था कि बाहर का क्या बनता है, क्योंकि वहाँ क्या बनता है हमको पता नहीं है, वहाँ का सामान भी नहीं आता है। अब क्या हुआ, इंटरनेट के माध्यम से और यातायात में बहुत सुधार आया। यातायात के क्षेत्र में हमने बहुत विकास किया, जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, कई मार्गों से सामान एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा। पता है यूपी का एक पान है जो 50-50 हजार, 70-70 हजार में सऊदी अरब में बिकता है। एक ठो पान जो है वो 70 हजार में बिकता है। यूपी का पान है, कहाँ पर का मेरे को पता नहीं है ना, मैंने देखा था यूट्यूब में, वो बताया था कि भाई जब जहाज आता है ना तो जहाज में मैं पैकेट बना के भेजता हूँ, तो यूपी के जो शेख लोग हैं ना वो मेरे को वहाँ से पेमेंट करते हैं। ये स्थिति, तो यहाँ का पान वहाँ बिक रहा है, बताओ। तो इसका मतलब स्थिति क्या है कि पूरा विश्व में अब डिस्टेंस नहीं रह गया है। आपको किसी से बात करना है, तुरंत मोबाइल खोल के फेस टू फेस बात कर दो। आपको जैसे कहीं पर किसी को कोई चीज़ भेजना है तो आप क्या करो, यहाँ से कई प्रकार का ट्रेवल एजेंसी है, बिल्कुल सुरक्षित आपका सामान वहाँ भेज देगा। पता है लगभग ना 1960 के आसपास का कुछ बात है, 1950 के 60 के आसपास कुछ बात है ना। यहाँ पर यूरोप में एक जगह है ना, नॉर्वे है, नॉर्वे स्विट्जरलैंड, वहाँ से ना एक ट्रक में भर करके, एक पूरा एक ट्रक का जितना बड़ा डाला रहता है ना, ट्राली, उतना बड़ा बर्फ की चट्टान को है ना सुरक्षित ले जाना था। कहाँ पर? मरुस्थल, ये जो हमारा ये अफ्रीका है, अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है ना, वहाँ पर। तो एक तो कंपनी है, एक मजाक में वहाँ का जो FM रेडियो वाला है ना, वो बोल दिया कि भाई जो नॉर्वे का बर्फ को यहाँ ले जाएगा, ये अपना सहारा मरुस्थल में ले जाएगा अफ्रीका में, तो जितना बर्फ ले जाएगा उतना डॉलर में उसको दूंगा, ऐसा बोल दिया था। तो वहीं पर एक कंपनी है जो कि थर्मस बनाता है। अब वो थर्मस बनाने वाला कंपनी तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन उसको लगा था रेडियो कंपनी वाले को कि अरे ये तो ऐसा ही है, बस है ना, मैं बोल दूंगा कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन वो तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया, बोला मैं ले जाऊंगा। और वो क्या किया, एक ट्रक तैयार किया और उस ट्रक के डाला में चारों तरफ उसको आइसोलेट किया। आइसोलेट करने का मतलब क्या है, चारों तरफ देखो ये अपना उसका डाला है ना, ये ट्रक का डाला है, तो ये चारों तरफ से क्या किया, एक तो डब्बा रख दिया और बीच में ये क्या रुई वगैरह और पूरा थर्मोकोल वगैरह भर दिया, रुई थर्मोकोल वगैरह, और बीच में क्या, और नीचे में भी भर दिया, और इसके ऊपर बर्फ को रखा। कितना टन, 4 टन कुछ ऐसा कुछ था है ना बर्फ, तो इसके ऊपर उसको रख दिया और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, जो भी पूरा थर्मस वाला ढक्कन था। अब चुनौती था उसके सामने, अब जाना है। तो जब नॉर्वे से निकले यूरोप में तो मस्त गया वो बढ़िया तरीके से, लेकिन उसका जहाज में क्रेन के माध्यम से रखा उसको, जो ट्रक है उसको, और जहाज के माध्यम से वो अफ्रीका में गया। और जैसे अफ्रीका पहुंचा वो वहां से फिर समस्या चालू हो गया, क्योंकि वहां टेम्परेचर इतना बढ़ गया, 50 डिग्री टेम्परेचर,
तो वहाँ टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि फ्रीजर से बर्फ निकालोगे तो वो 1 मिनट में ही पिघल जाएगा। तो वहाँ पर उसको चलना है, वहाँ पर उसको चलना है, कई दिन कई रात तक उसको जो है सर्वाइव करना है, पहला। और दूसरा क्या है, वहाँ पर रेतीला जगह है ना, मरुस्थली इलाका है, रेतीला जगह है, बार बार क्या हो जाता था, टायर फंस जाता था उसका, फिर कई घंटा वो ट्रक को निकालने में लग जाता था उनको। जितना लेट करेंगे उतना क्या होगा, बर्फ पिघलेगा। लेकिन वो जैसे तैसे करते करते आगे बढ़ने लगे। तीसरा समस्या क्या था हम लोग के लिए, वहां पर कोल्ड वार चल रहा था पूरे विश्व में ना, पढ़े ना कोल्ड वार वगैरह। तो कोल्ड वार क्रांतिकारी लोग जो है ना, स्वतंत्रता सेनानी लोग, वो लोग क्या होते हैं, जैसे बाहरी आदमी आते हैं उसको मार देते हैं। तो ये भी एक खतरा था उनके लिए। ये सभी खतरों को, चुनौतियों को पार करते हुए वो आगे बढ़ने लगा। वो पूरे विश्व में फेमस हो गया उस समय में। तो वो जो रेडियो वाला है ना, वो डर गया है ना, और उसने क्या कर दिया, अपना चैलेंज वापस ले लिया और बोला कि भाई वापस आ जाओ, अपना जान बचा लो, ऐसा करके। लेकिन वो बोला कि नहीं, तुम भले मेरे पैसा दो चाहे मत दो, मैं तो अपना बर्फ वहां तक पहुंचा के रखूंगा। इससे क्या होगा, मेरा थर्मस कंपनी का एडवर्टाइज होगा। और वो जैसे तैसे करते करते ना वो वहां पहुंच गया। और जब खोल के देखे ना, तो लगभग 70 से 75% बर्फ उसमें सुरक्षित बचा हुआ था। मुश्किल से 20% बर्फ बस गला था लगभग। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, या तो फिर हम ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह सामान को तुरंत और सुरक्षित पहुंचाने का आज हमारे अंदर काबिलियत आ गया है। तो ये जो चीन है, ग्लोबलाइजेशन आजकल हो रहा है, और ये चीन जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का उपयोग कर रहा है गलत तरीके से, और दूसरे व्यापारियों को बर्बाद कर रहा है, और खुद ही क्या कर रहा है, सभी क्षेत्रों में कब्जा कर रहा है, तो ये सही नहीं है। जैसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन वसुदेव कुटुंबकम, मतलब क्या है, आप पूरा परिवार की तरह है पूरा विश्व। आप बगल वाले का भी, जैसे आप पिता हैं तो अपने बेटे का भी विकास देखिए, बेटे हैं तो अपने भाई का भी विकास देखिए, जलन मत कीजिए उससे। और ये लगभग ऐसी प्रवृत्ति का है। इतना कमा के क्या करेगा, कल के समय कोई उसके ऊपर परमाणु बम फोड़ दिया तो कमाते रहेगा फिर बैठ के। ये सारी ठीक है। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा नेट में आप सर्च कीजिए, LAC क्या है, LOC को भी थोड़ा सा देखिए, एक आध दिन LOC के बारे में भी बताऊंगा। ठीक, चलो।